हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1B तक हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से ये हमेशा पूछा जाता है कि आपको कोई भी नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये आप प्रूफ करके बताइए कि ये आपका रेशनल होगा या इरेशनल। मतलब रेशनल इरेशनल होते हैं, उनको हमें प्रूफ करके दिखाना होता है कि ये आपका इरेशनल होगा या नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका है 1C का, एक्सरसाइज नंबर 1C का एक क्वेश्चन है आपका पहला। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए एक सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कंट्राडिक्शन वाला मेथड लगाएंगे। मतलब हम पहले मान लेंगे कि हमारा जो संख्या दी गई है ये आपका परिमेय है। तो परिमेय है तो हमें ये मान के चलना है कि ये परिमेय है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट में ये चीज प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये जो हमने परिमेय माना है ये कंट्राडिक्शन के नाते जो है ये परिमेय अपरिमेय हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस कंट्राडिक्शन की प्रॉपर्टी से हम इसको क्या दिखा देंगे, अपरिमेय दिखा देंगे। तो चलिए लिखने का तरीका कैसे होगा उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 3√3 इक्वल टू P/Q लिखा जा सकता है। भाई हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब P/Q के रूप में जो नंबर लिखे जाते हैं या बटे की शकल के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर Q नॉट बराबर 0 होता है। मतलब कहने का ये हो कि अगर 1/0 है या 2/0 है तो ये सभी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। या 1/2 हो, 2/4, 1/3, ये सभी नंबर जो है आपके परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अगर इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे लिखा जाएगा जहां पर P व Q सह अभाज्य से पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सह अभाज्य कहा गया है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं को-प्राइम कहते हैं। अब ये होता क्या है सहअभाज्य, तो ऐसे दो नंबर, सहअभाज्य का मतलब भाई दो नंबर होगा, एक नंबर की बात नहीं होगी, दो संख्याओं की बात होगी। तो सहअभाज्य का मतलब ये है कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, केवल एक हो। मतलब ऐसे दो नंबर जो केवल एक से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, को-प्राइम कहते हैं। जैसे 1 3 हो गया तो एक आपका एक से ही कटेगा, 3 भी आपका एक से कटेगा। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक है, एक के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, को-प्राइम कहते हैं। तो चलिए जैसे एक आप छोड़ो देख लेते हैं, 4 और 9। 4 9 आपका क्या है, ये भी आपका को-प्राइम होगा क्योंकि भाई ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। इसका मतलब दोनों किससे कटेंगे, तो दोनों भाई एक से ही कटेंगे। तो इसका मतलब है ये भी आपका को-प्राइम हो गया। तो हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर जो P/Q लिखा गया है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक है। एक मतलब एक संख्या, एक नंबर जैसे 2 नहीं होगा, एक होगा। मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक होगा। ये दोनों संख्याएं एक से ही कटेंगी, या इस तरीके से कह सकते हैं कि एक से ही कटेंगी ये दोनों नंबर। तो यहाँ पर सह अभाज्य पूर्णांक इसीलिए लिया गया और यही हमारी कंडीशन है। हम इसको लेके चलेंगे और लास्ट में दिखाएंगे कि हमारा ये जो मानी गई परिकल्पना थी ये गलत थी।
और जिसके कंट्राडिक्शन से हमारी ये वाली संख्या जो है आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं। 3 को इधर ले जाएंगे तो √3 इक्वल टू आ जाएगा P/3Q आ जाएगा। ये 3 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो √3 इक्वल टू P/3Q हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब यहां पर हम लिखेंगे चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है भाई, हमने ऊपर माना भी है कि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिमेय ही आएगा। तो यहां पर लिखा गया है P/3Q एक परिमेय संख्या है जहां पर P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए यहां पर लिखा जाए, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि भाई आप देख लीजिए, अगर P/3Q एक आपका क्या है, परिमेय संख्या आ रहा है भाई, पूर्णांक है, पूर्णांकों का ये संक्रियाएं हैं, तो इसको सॉल्व किया जाए तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। और परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो किसी परिमेय संख्या के बराबर होती है, न कि अपरिमेय संख्या के बराबर। और आप जानते हैं कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा जा रहा है कि P/3Q एक परिमेय संख्या है जहां पर P व Q पूर्णांक हैं, ऊपर हमने लिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए हम कहेंगे कि √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि भाई एक परिमेय संख्या के बराबर कोई परिमेय संख्या ही होगी, न कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखा जाएगा परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे स्पष्ट है कि हमारी मानी गई परिकल्पना गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक परिमेय संख्या के रूप में माना था, जबकि यहाँ पर आपका कंट्राडिक्शन हो रहा है कि किसी परिमेय संख्या के बराबर कोई अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। इसलिए हम कह देंगे कि भाई अतः इससे स्पष्ट है कि हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है। लास्ट में लिख दिया जाएगा, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको इस पर पूरा नंबर दिया जाएगा। आप इसका स्टेप याद रखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए जाए तो हमें क्या करना है कि उनको सबसे पहले क्या करना है, एक उनको परिमेय संख्या के बराबर मान लेना है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में ही लिखे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस दिए गए नंबर को P/Q के रूप में लिख देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक हमें लॉजिक समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पे कैसे लिखा है कि P/3Q क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांकों की संक्रियाएं हैं, तो पूर्णांकों की संक्रियाओं को हम अगर सॉल्व करते हैं तो परिमेय संख्या ही मिलेगी, जहां पर P व Q क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर थोड़ी होती है भाई। ये तो आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है,
तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमने ऊपर जो माना था वो हमारी परिकल्पना ही गलत है। इसका मतलब जब परिमेय नहीं है तो भाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो लास्ट हमने लिख दिया है कि अतः इससे स्पष्ट है कि हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है, अतः 3√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन हैं, आपको इसी तरीके से उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ये पूछा जाता है कि भाई हमें क्या करना है, √5 को √5 जो दिया गया है इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिद्ध करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि 3√3 को किस तरीके से हम जो है अपरिमेय सिद्ध करके दिखाएंगे। तो उसमें भी कंट्राडिक्शन की प्रॉपर्टी थी, तो इसमें भी हमें कंट्राडिक्शन की प्रॉपर्टी ही लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक काम तुरंत कर लेना है कि इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में मान लेना है। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर लिख सकते हैं P/Q। कंडीशन यहां पे वही लिखी जाएगी जहां पर P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो हमने आपको बता दिया है कि P व Q सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य का मतलब है कि ये दोनों संख्याएं केवल एक से ही कटेंगी। तो ऐसी संख्याओं को ही सहअभाज्य कहते हैं। तो चलिए हमने लिख लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम √5 को भाई P/Q के रूप में लिख देते हैं क्योंकि परिमेय संख्या ऐसे लिखी जाती है। अब देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कह देगा कि √3 को भी आप परिमेय सिद्ध कीजिए, √2 को केवल मतलब रूट में अगर इस तरीके की संख्याएं हो इनको अपरिमेय सिद्ध करना हो, तो जिस तरीके से ये प्रोसेस आपको बताया जा रहा है सभी के लिए आपको वही प्रोसेस यूज करना है। और कोई प्रोसेस मतलब एक सवाल आप रट डालिए, आप बाकी सवाल को एक अपने मन से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, मनोहरी की किताब से ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 1C की प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए हमें इसके आगे क्या करना है, हमें इसके आगे ये करना है कि इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग कर देते हैं। वर्ग किस तरीके से होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 हो जाएगा भाई √5, या ऐसे लिख लेते हैं √5 का स्क्वायर बराबर में P/Q का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, यहाँ पे आ जाएगा P² बटे में Q का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, Q² को यहाँ पे लाते हैं और 5 को इधर ले जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं Q² बराबर आपको मिल जाएगा P²/5। आप फिर से देख लीजिए, Q² यहाँ पे गया तो 5 में Q² हुआ, 5 को हमने इधर कर दिया तो P² बटे में 5 आ जाएगा। तो Q² बराबर आपका आ गया P²/5। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हमें यहीं पर समझना है कि आखिर ये जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो P² है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। देख लीजिए यहाँ पे बटा लिखा गया, इसका मतलब है कि P² क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, अगर 5 का स्क्वायर बटे हम 5 लिखें तो ये क्या होगा, 5 × 5 = 25 होगा, बटे में 5 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25, इसका मतलब 5 से कट रहा है कि नहीं, इसका मतलब 5 आ रहा है। तो अच्छा ये बताइए, जब 5² मतलब 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो क्या 5 केवल 5 से विभाज्य नहीं होगा, भाई होगा, काहे नहीं होगा, 5 आपका 5 से विभाज्य होगा। तो यही चीजें हमें लिख देना है यहाँ पर
यही चीजें हमें लिखना है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहां पर लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य होगा। अतः P का एक गुणनखंड 5 है। अच्छा, इसको फिर से समझ लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। भाई यहाँ पे हमने आपको बताया कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है, हमने अभी करके दिखाया था, तो पी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो आपका पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। और भाई विभाज्य होगा तो इसका मतलब है कि 5 उसका एक फैक्टर होगा। जैसे हमने लिखा था 25/5 या 5 स्क्वायर बटे 5 लिखा था, तो 25/5 इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 5 × 5 आएगा और बटे में 5, इसका मतलब जो है 5 से कटेगा तो इसका मतलब 5 जो है उसका एक क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। तो लिखेंगे अतः p का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे लिखते हैं, इसको स्थिति 1 कह देते हैं। स्थिति 1 कह देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, लिखा जाएगा। अब माना p बराबर 5c मान लेते हैं। भाई यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे p स्क्वायर है बटे 5 करेंगे तो भाई सॉल्यूशन में कुछ आएगा, 5 का गुणनखंड आएगा। 5 यहाँ पे लिखा गया है p का एक गुणनखंड 5 है। इसका मतलब है कि p का जो, अगर इसको डिवाइड करेंगे इसमें, तो डिवाइड करने के बाद भाई कोई संख्या मिलेगी, तो कोई संख्या मिलेगी वो 5 के गुणनखंड में मिलेगी। तो हम मान लेते हैं भाई पता नहीं कितना आएगा, p के स्थान पे क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5c कि p बराबर 5c। माना p बराबर 5c, तो लिखेंगे इसलिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण इसको 1 कर देते हैं, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए समीकरण 1 में p बराबर 5c रखने पर, तो चलिए रखते हैं, तो आ जाएगा q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर मतलब 25 c का स्क्वायर आएगा और बटे में आपका आ जाएगा 5। अब देख लीजिए, यहाँ पर p स्क्वायर को 5 से रखेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा और c का भी स्क्वायर होगा तो 25c स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा q का स्क्वायर बराबर में आपको मिल जाएगा 5c का स्क्वायर। यहाँ पे हम c स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाएगा q स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा। अब देखिए, जो मीनिंग यहाँ पर आप लिखे थे, मतलब p स्क्वायर बटे 5 के लिए, वही मीनिंग आप यहाँ पे भी लिखेंगे। तो q स्क्वायर बटे 5 के लिए तो यहाँ पे लिखा जाएगा चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः q का एक गुणनखंड 5 है। इसको स्थिति सेकंड कह देंगे, स्थिति सेकंड।
मतलब 2, स्थिति 2। तो चलिए अब हमें अपने ऑब्जर्वेशन में आंसर लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है कि P का एक गुणनखंड 5 है और यहाँ पे लिखा गया है Q का एक गुणनखंड 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q जो यहाँ पे हमने लिया था सह अभाज्य, मतलब केवल 1 से कटने वाली संख्याएं थी, वो 5 से भी विभाज्य हो रही है, मतलब इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना है वही गलत है, मतलब जो हमने परिमेय मान लिया है वही तो गलत है। इसका मतलब जब ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा। तो हमें अपने आंसर में किस तरीके से लिखना है, लिखेंगे स्थिति एक व स्थिति 2 से स्पष्ट है कि P व Q दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, जो कि हमारी मानी गई परिकल्पना के विरुद्ध है, हमारी मानी गई परिकल्पना के विरुद्ध है, परिकल्पना के विरुद्ध है, अगेन से भाई विरुद्ध है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। प्रूव्ड इट। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व किए हैं। तो आपको एक प्रोसेस आपको याद कर लेना है ताकि हम इन सभी अपरिमेय संख्याओं के प्रूफ के लिए ये प्रोसेस अपना सके। तो आपको यही तरीका ही आपको यूज करना है और आपको लिखने का बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए बहुत सिंपल सी भाषा इसमें लिखी गई है कि यहाँ पर जो लिखा गया था P/5, इसके लिए जो प्रोसेस यहाँ पे हमने लिखा है वही प्रोसेस यहाँ पे भी लिखा गया। इसका मतलब है कि ये आपका रिपीट हो गया, केवल कुछ चीजों को चेंज करके। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, बस आपको स्थिति 1 और स्थिति 2 समझ करके ही लिखना है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने ऊपर जो माना था यही आपका मेन चीज है, सह अभाज्य जो आपने लिया था कि भाई यहाँ पर एक से ही कटने वाली ये संख्या है, मतलब P और Q केवल 1 से ही कटेगा, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अलावा अगर कोई और संख्या से आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो हमने माना है यहाँ पे परिमेय जो मान लिया है इसको, यही चीज हमने गलत माना है। तो भाई जब अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगी। तो वही चीजें यहाँ पे हमने प्रूफ करके इसको दिखाया। तो आपको भाई अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन और बड़े ही आप एक बार इसको अपने मन से सॉल्व करिए, अपने से लिख करके लिखने की कोशिश करिए। आपको एक बार 2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, परीक्षा की दृष्टि से ये हमेशा पूछा जाता है। तो आप इन सभी सवालों को इस तरीके से ही हल करेंगे। तो भाई आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए और ये सभी वीडियो को, जितने भी मैथ की वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये सभी को अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको भी बताइए कि हाँ यहाँ पर जो है सभी चीज़ों का सोल्यूशन यहाँ पर बड़े ही अच्छे से दिया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।